हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक तो मेरे लिए बहुत अच्छा आज मुझे फील हो रहा है बिकॉज मैंने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, 500 सब्सक्राइबर में एक चीज और है मेरे पास कि मेरे ज्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो जेन्युइन है, मतलब कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि व्यूज उतने ही हैं। अगर आप काफी हद तक आप वीडियोस देखें तो उन पर आपको इतने ही व्यू मिलेंगे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। इट मीन्स ऑल यू आर जेन्युइन, ठीक है। और सभी मेरे लिए प्रे करते हैं, सभी का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। फ्रेंड्स, इस जर्नी को भी और बढ़ाना है, ठीक है। आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतना ईजी बना दिया है ना कि कोई और शायद चैनल जिसपे आपको दोनों सब्जेक्ट मिल जाए पॉसिबल ही नहीं है इतने इजी वे में। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जो कि आज होने वाली है यूपीटीजीटी फिजिक्स की। यूपीटीजीटी फिजिक्स मतलब यूपीटीजीटी साइंस की ही वीडियो है, और इसमें मैं कराने वाला हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सिंपल वाले भी होते हैं, तो सभी तरह के। तो ये लेक्चर नंबर 5 है इस वीडियो का, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम का तर्कसंगत निष्कर्ष है? ये कह रहे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ विच न्यूटन्स लॉ। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, देखो रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम आया था, संवेग संरक्षण, ध्यान देना, इसमें दो चीज है, मैं आपको बताता हूं दो चीज क्या है। पहली बात तो यहाँ पे जो वो हो रहा है, यहाँ पे बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, या फिर इसे संवेग संरक्षण का भी नियम कह सकते हैं आप। तो ये है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन की कौन से नियम से रिलेटेड है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज एक और आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे संबंधित है? न्यूटन के कौन से लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संबंधित है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे रिलेटेड है? ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ से है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये जरूर, क्योंकि मान लो एक चीज तो इस बार पूछ ली, हो सकता है दूसरी चीज अगली बार पूछ ले। थर्ड बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ जो होता है वो इनर्शिया भी कहलाता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो आया था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से इनर्शिया हमें देखने को मिलती है, इनर्शिया की डेफिनेशन वगैरह मिलती है। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा सी, तृतीय नियम, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से संबंधित है। सेकंड लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। और फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलती है? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया या डिफिनेशन और रूल्स और लॉ ऑफ इनर्शिया में मिलता है फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो तीनों चीज मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आप कहो सर यहाँ पे इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या काम आया? देखिए, जनरली जो चैप्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते चले जाते हैं। आपको पता है, मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम वेक्टर वाला करते हैं तो वेक्टर हमने सीख लिया, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वेक्टर वहां क्यों आ गया, वो वेक्टर इसलिए आया क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ दिया, वो इंक्लूड करेंगे। सिमिलर यहाँ पे जो फॉर्मूले हमारे जो आ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में, वो अब यहाँ पर यूज होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज होंगे, और उनके थ्रू हमें वर्क, एनर्जी और पावर ये सब निकालनी पड़ेगी। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आप देखना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखो ये एक सिंपल सा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंसेप्ट भी है, और दूसरी बात है ये हमें पता ही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 36 इंटू 10⁵। ये एक्चुअली ये पावर्स है, 105 नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं सही कर देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन है 36 इंटू 10⁵, दूसरा ऑप्शन है 31 इंटू 10⁵, तीसरा ऑप्शन है 36 इंटू 10⁻⁻5, और चौथा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, दैट इज 36 इंटू 10⁻3। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है 36 इंटू 10⁵, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा जाए तो ये भी होता है। ये 1 किलोवाट और के बराबर है, 1 किलोवाट और के बराबर है, जो आपके घरों में 1 किलो मतलब 1 किलोवाट की जो बिजली लगती है 1 घंटे के अंदर, तो इतने जूल्स के इक्वल होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी पिंड के संवेग में 50% की वृद्धि होती है, तब इस पिंड की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? ये हमें बताना है। फ्रेंड्स, एक बात तो ये देखिए, इसमें मोमेंटम दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दैट इज पी में रिलेशन देखना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी पी से रिलेटेड है, ओके। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ mv², ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें अगर
m की मल्टीप्लाई कर लूं और m से ही डिवाइड कर लूं, m से ही मल्टीप्लाई m से ही डिवाइड, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जो नया फॉर्मूला आता है, मतलब यहां से कुछ नया हो जाता है, वो हो जाता है हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पता है P बराबर क्या होता है, बताओ P बराबर क्या होता है mv, तो क्या मैं ke को 1/2m इंटू पी स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो, और वैसे भी लिख सकता हूं पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये रिलेशन होता है ke इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब एक चीज तो ये पता लग गई कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जरूर अगर मोमेंटम बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें मैं समझा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को करना है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो कि सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इनिशियली हमारी कितनी होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है। तो इनिशियल में सबसे पहले देखो हम मान लेते हैं ke1, ke1 क्या आएगी, p1 स्क्वायर अपॉन 2m, p1 स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब ke2 बराबर क्या आएगी, वो आएगी p2 स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब ये देखो p1 क्या थी, p1 तो पहले वाली थी और p2 जो है वो दूसरे वाली है, तो p2 p1 से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो देखते हैं। देखो P1 को मैं मान सकता हूं कि ये 1 है, ठीक है 1 है। अब P2 बराबर क्या होगी, एक तो 1 प्लस 0.5 का इंक्रीमेंट, क्योंकि 50% इंक्रीज हुई है ना, ठीक है, तो 1 का 50% अगर निकलूंगा तो 0.5, तो P2 बराबर टोटल कितनी हो गई, 1.5 हो गई, 1.5 हो गई, ठीक है। तो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर कितनी आ जाएगी, 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये आ गई, ओके। अब मुझे बताना है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, तो मुझे पहले चेंज निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ke2 डिवाइडेड बाय ke1 इज इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, ke2 दैट इज p2 का स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाय p1 का स्क्वायर अपॉन 2m, 2m से 2m कैंसिल, दैट विल बी P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो P1 है वो कितना है बताओ, वो कितना है P2 दैट इज 1.5 P1 का स्क्वायर, ओके, इस पूरे का स्क्वायर है, अपॉन में P1 का स्क्वायर है, तो यहां से कितना जाएगा 2.25 आ जाएगा, सिंपल। ये रेशियो कितना गया 2.25 आ गया। देखो P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कैंसिल, 1.5 का अगर स्क्वायर करोगे 2.25 आएगा, ये आ गया। अभी ये जो चेंज आया ना, ये हम ये कह सकते हैं कि जो नई काइनेटिक एनर्जी 2 इज 2.25 टाइम्स ऑफ फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी की कैसे निकाल लेंगे बताओ, परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट कैसे निकालते हैं बताओ। देखो काइनेटिक एनर्जी परसेंट में कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2.25 माइनस करेंगे इनिशियल दैट वाज 1 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 125%। तो इतना इंक्रीमेंट आया, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट किसमें आया, काइनेटिक एनर्जी में हमारा 125% का इंक्रीमेंट आया। सो डी इज द आंसर। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड ये इस तरह से होता है क्वेश्चन जिसमें इंक्रीमेंट्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ेगा बढ़ा घटा उसके कारण क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जनरली बढ़ के आएगा, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, सिंपल चलो है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक रेलगाड़ी v वेग से चल रही है, बहुत अच्छी बात है, तथा इस पर F बल कार्य कर रहा है। इस पर लगी शक्ति क्या है, इसकी पावर बतानी है। पावर बहुत सिंपल होता है, F इंटू वी होता है, बस और कुछ है ही नहीं। जब वेग भी v है, F बल कार्य कर रहा है, तो यही हो गया, दैट इज ए इज द आंसर। इतना इजी सा था। अब ये मैंने हमेशा से कहा है, जिनमें कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है ना, जिनमें कोई हमारी कोई नंबर नहीं है, तो समझ लो वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कई बार ऐसा होता है हम कंसेप्ट में गलत कर देते हैं, हो सकता है वो F की जगह कुछ और दे दें, ठीक है, फिर आप गलत करके बैठ जाओ, तो P इज इक्वल एफ ही होता है, सिंपल आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रत्यावस्थान गुणांक E है, तब पृथ्वी से 2 बार उछलने के बाद गेंद किस ऊंचाई तक उठेगी। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विथड्रॉ इज E, then to what height will the ball rise after bouncing twice from the ground। ये क्या है, एक बॉल को कुछ ऊंचाई से गिराया, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। ओके, अब इस ग्राउंड से गिरने के बाद ना बॉल 2 बार उछली, एक बार उछली फिर नीचे आई, ठीक है, और फिर दूसरी बार उछली। तो ये कहते हैं दूसरी बार में कितनी हाइट तक ये जाएगी, ये हमें बतानी है। यहां से आते कि हाइट बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड सिंपल फॉर्मूला देखो, इन्होंने प्रत्यावस्थान गुणांक दिया है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल ई स्क्वायर इंटू एच,
ठीक है, एच डैश जो होता है यानी जो नई हाइट होती है पहली टक्कर में, फॉर फर्स्ट बाउंस, फॉर फर्स्ट बाउंस, ओके, फॉर फर्स्ट बाउंस ये होती है। अब इसने कहा कि 2 बार उछली है तो एच डैश डैश विल बी एच ई स्क्वायर एच डैश इंटू ई स्क्वायर एच, तो कितनी हो जाएगी बताओ, बताओ दोनों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी e की पावर 4h, तो 2 बार की ऊंचाई में कितनी ऊंचाई उठेगी, e टू द पावर 4 इंटू एच, दैट इज डी इज द आंसर। ये तो इसका डायरेक्ट है, ये तो इसका डायरेक्ट तरीका है। फ्रेंड्स एक और चीज, प्रत्यास्थान गुणांक ई क्या होता है, ई देखो होता क्या है समझना ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो क्या होता है, जब हमें पता है कि अगर टक्कर बिल्कुल एक तरह से इलास्टिक है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है, तब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल जिस वेलोसिटी से टकराया उसी से वापस चला जाएगा, प्रत्यास्थ रहेगी। लेकिन जनरली काफी ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है कि प्रत्यास्थ होती नहीं, तो वहां पर एक हमारा कोफिशिएंट आता है जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विथड्रॉ या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट कहते हैं, प्रत्यास्थान गुणांक कहते हैं। ओके ये चीज है, ये एक तरह से डिफरेंस बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट तुमने फेंका और उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया उसके बीच, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से सुनना, वो होता है v माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहां u1 और v1 है क्या, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी u1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी, u2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट जनरली ग्राउंड है, ठीक है, u2 is the initial velocity of second object, ठीक है। इन केस ऑफ ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो u2 बराबर कितनी हो जाएगी, u2 बराबर 0 हो जाएगी। अगर ये ग्राउंड है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ग्राउंड है तो ये कितनी हो जाएगी, u2 बराबर 0 हो जाएगी, समझ लो। तो इस केस में हमारा जनरली क्या होगा, अगर ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो v2 भी 0 और u2 भी 0, भाई ग्राउंड तो कहीं नहीं जाने वाला ना वेलोसिटी के साथ, तो e जो हमारा आ जाता है वो सिंपल आ जाता है v अपॉन u से, और v अपॉन u किसकी आती है, ये होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, ग्राउंड के केस में। अदरवाइज अगर कुछ और है तो उसकी वेलोसिटी इनके साथ आएगी। v1 एंड v2 इज द फाइनल फॉर बोथ केस आफ्टर द स्ट्राइक, और u1 एंड u2 बिफोर द स्ट्राइक और बिफोर द कोलिजन, क्लियर। तो ये चीज, तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट ये होता है फ्रेंड्स, यहां से आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 300 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का किसी क्षण वेग v इक्वल 3i + 4j मीटर पर सेकेंड है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें मास दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दी हुई है, हमें गतिज ऊर्जा बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², लेकिन हमें जो v दे रखी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, v इक्वल दे रखी है 3i + 4j, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा बताओ, √3² + 4², दैट विल बी √25, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी आ गई वेलोसिटी। अब देखो वेक्टर फॉर्म में तो 3 और 4 दे रखा, 3i + 4j, जबकि है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें सब चीज पता है, मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है। मास कितना है, ध्यान देना एक बात, मास कितना है, 300 ग्राम है, इसको किलोग्राम में रखना है, दैट विल बी 0.3 किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जूल में निकाल रहे हो मास किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगी, हाफ इंटू मास दैट विल बी 0.3 इंटू v² दैट विल बी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 7.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 3.75 जूल। बस इतनी सी एनर्जी इसमें है, 3.75 जूल्स, ओके। तो इतनी एनर्जी है, दैट विल बी सी इज द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द आंसर, ठीक है, क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर हमारे 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में ऊपर फेंका जाता है, पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी, ठीक है। फ्रेंड देखो मजेदार क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, मास इसका कितना दे दिया इन्होंने, m कितना दे दिया, 500 ग्राम दे दिया, 500 ग्राम आधी किलो का है, बहुत ज्यादा अच्छा मास है, ठीक है। इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, इसे ऊंचाई तक फेंक दिया, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट पे गया h पे, ध्यान देना एक बात, कितनी हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट h पे गया मान लो यहां तक, ओके। मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं आपसे पूछूं
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि उसने ऊर्जा पूछी है, उसने नहीं बताया काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं केवल वही होगी, बिकॉज इसमें हाइट है, दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तब टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, टोटल एनर्जी हो जाएगी k प्लस P, दैट विल बी ओनली mgh। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसकी एनर्जी निकाल रहा हूं तो मैं mgh निकालूंगा। कभी आप कहो सिर्फ पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हो, दोबारा से समझाता हूं, पोटेंशियल इसलिए निकाल रहा हूं, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट है, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी जरूर होती है, तो वो होती है mgh। अब टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो विल बी mgh। ओके तो ये होगा। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी निकालनी है वो mgh निकालनी है। अब मुझे पता है m मेरे पास है जो कि उसने दिया 500 ग्राम है, मैं इसे किलोग्राम में रखूंगा क्योंकि जूल में आंसर देना है, तो मैं इसे किलोग्राम में रखूंगा, दैट विल बी 0.5 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, g की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड रखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखूंगा। और h, अब बात करते हैं कि h कितनी है। अब हमें h निकालनी पड़ेगी किससे, इस वाले फॉर्मूले से। तो h कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, h का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है। वैसे तो v स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं इसे, ठीक है, v स्क्वायर माइनस क्योंकि वेलोसिटी के कारण जो ग्रेविटी ऊपर जा रही है, लेकिन वो कर देगा उसे प्लस। ठीक है, तो ये हो गया, चलो खैर कोई भी। तो h इक्वल कितना हो गया, v स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस यू स्क्वायर कितना हो गया बताओ जल्दी से, यू स्क्वायर हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 20 नीचे, तो ऊपर आ गया 1600, नीचे आ गया 20, दैट विल बी 80 आंसर। ऊपर आ गया 1600, नीचे आ गया 20, दैट विल बी 80 मीटर आंसर। 80 मीटर की हाइट हमारी आ गई। ओके 80 मीटर की हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच, 0.5 multiply 10 multiply 80, that will give you answer 400 joule। कितने जूल आ गई, 400 joules, that will be D is the answer। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बॉक्स लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, लड़के की सामर्थ्य क्या है। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन आया वो आया रिलेटेड पावर से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल W अपॉन T। ठीक है, और पावर जो निकलते हैं वाट में निकलती है, एक बात। सेकेंड थिंग यहाँ पर वर्क की बात, तो वर्क क्या होगा ध्यान देना, वर्क जो होता है वो इक्वल होता है एनर्जी के, वो होता है इक्वल एनर्जी के। अब एक लड़का क्योंकि ऊंचाई के साथ जा रहा है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, ऊंचाई के साथ जा रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो यहाँ पर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, जो भी एनर्जी यहाँ बदलेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ से P का फॉर्मूला मैं ये बना सकता हूँ क्या, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी, ये बना सकता हूँ। किसी को डाउट तो नहीं क्यों बनाया भाई, वर्क जो है वर्क एनर्जी के बराबर है, और जो यहाँ एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जो कि क्या होती है m इंटू जे इंटू एच होती है। ठीक है, तो मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया mgh अपॉन टी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब देखो मास कितना है, मास है 50 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम, क्योंकि वो बॉक्स उसने उठा रखा, तो टोटल मास कितना हो गया 60 किलोग्राम। एक चीज जी, ग्रेविटी उसने नहीं दी, ठीक है, ग्रेविटी नहीं दी है, ठीक है, लेकिन मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा 9.8 रख लो या 10 रख लो, चलो मैं 10 रख लेता हूँ फिलहाल, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हाइट कितनी है, हाइट उसने का 10 मीटर की ऊंची छत है, h बराबर कितना है 10 मीटर, h बराबर कितना है 10 मीटर। देखो मैं g जो रख रहा हूँ ना 9.8 रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना सारे आंसर कोई भी 10 राउंड फिगर में नहीं है, जबकि मेरी सारी यूनिट 10 राउंड फिगर में है, तो मैं इसको 9.8 रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर, चलो अब हमें ये सारी चीजें मिल गई, तो अब डिवाइड बाय करना है t से। t हमारा कितना है 1 मिनट है, t कितना है 1 मिनट, और हमें t जो रखना होता है वो किस में रखना होता है, 1 मिनट जो रखनी होता है वो किस में रखनी होती है, सेकंड में रखनी होती है। फ्रेंड्स ये ध्यान देना, किस में रखनी होती है, सेकंड में रखनी होती है, ऐसा यूनिट सेकंड है, सेकंड में रखेंगे। ठीक, तो अब हम क्या पावर निकाल सकते हैं, पावर कितनी होती है mgh अपॉन टी। m कितना है 60 किलोग्राम, g कितना है 9.8, वो इसलिए मैंने रखा क्योंकि यहाँ सारी जो यूनिट है लगभग इसमें आ रही है 8 करके, तो मैंने ये रख लिया, हो सकता है आंसर क्लोज आ जाए इसलिए। मल्टीप्लाई h दैट इज 10 अपॉन 60, 60 से 60 कैंसिल, वही जो सोचा था वही हुआ, 98 वाट की पावर आ रही है।
98 वाट की पावर आ रही है, दैट इज ए इज द आंसर। इतने इजी न्यूमेरिकल है ये, इतने इजी न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, देख लो। अब बताओ अगर ये भी नहीं हो रहे तो फिर क्या ही करोगे। मैंने देखो एक एक फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है, तो इस तरह से निकालना। अब सुनो, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आया जिसको हमने बनाया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। अगर कहीं पर ऐसा आ जाता है कि पावर का फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बना रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बना लो, तब भी इजी है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 10 अक्षशक्ति की मोटर 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कितना पानी खींचा जाएगा 10 हॉर्स पावर की मोटर से। 10 हॉर्स पावर की मोटर है, 7.46 मीटर गहरा कुआं है, कितना एक सेकंड में कितना पानी वो खींच लेगी, ये हमें बतानी है। यानी कुल मिला के हमें मास बताना है। क्या बताना है? मास बताना है। पहली बात करते हैं कि 10 हॉर्स पावर की अगर पावर है तो वो कितने वाट की पावर है, तो हमें पता है 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, तो 10 हॉर्स पावर कितना हो गया बताओ, 7460 वाट हो गया। ओके, इतनी पावर उसकी है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, मास की बात कर रहा है, कितना पानी ऊपर खींचा जाएगा, तो हम फॉर्मूला इसमें भी वही लगाएंगे, m इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई टी। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं और इसमें हमें m निकालना है बस। तो पावर कितनी है, 7460 बराबर m है, क्योंकि मास कितना खींच रहा है वो हमें निकालना है। जी कितना लेना है, 10 लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लो। देखो पिक्चर वाले में नहीं लिखा था, लेकिन हमने आंसर देख के क्या यहाँ इसने लिख दिया 10, तो हम 10 ही लेंगे। हाइट कितनी खींच रहा है, 7.46 मीटर खींच रहा है, मीटर में है कोई दिक्कत नहीं, और टी कितना है, 1 सेकंड। तो टी तो चाहे लिखो ना लिखो, 1 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से m के लिए आप सॉल्व कर लो, दैट विल बी 7460 अपॉन 10 इंटू 7.46। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 किलोग्राम आंसर आ गया। तो बस 100 किलोग्राम का पानी खींच सकता है वो इतनी पावर के साथ। ठीक है, तो 10 हॉर्स पावर के साथ 8 मीटर गहरे कुएं से कितना सेकंड पानी कितना पानी खींचा जाएगा, सिर्फ 100 किलो पानी खींचा जा सकता है। ठीक है, कितना इजी, कितना अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितना बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया, बिल्कुल। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 मशीनें समान कार्य को 20 मिनट और 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरी मशीन की सामर्थ्य बताओ। फ्रेंड्स, ऐसा जो कंपैरेटिवली क्वेश्चन आता है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आप कह सकते हो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इस तरह की चीजें जरूर आती है कि भाई एक हमारी एक चीज से इतनी बढ़ रही है, दूसरी इस चीज से कितनी बढ़ेगी। इस तरह की क्वांटिटी जब आती है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं, मेरा फेवरेट है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा कार्य करने में 20 मिनट और 30 मिनट का समय ले रही, यानी कि हमें टाइम दिया हुआ है, और साथ में दूसरी चीज दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है पावर, दैट इज वाट में। तो हमें एक रिलेशन देखना है कि पावर में और पावर के साथ टाइम में क्या रिलेशन होता है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी अगर टाइम बढ़ रहा है तो पावर घटेगी। ठीक है, और अगर टाइम घटेगा तो पावर बढ़ेगी। इतनी बात तो क्लियर। अगर मैं चाहूं तो यहीं से आपको आंसर का अप्रॉक्स बता सकता हूं। देखो ये 20 मिनट है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, उसने ज्यादा टाइम लिया तो जाहिर सी बात है उसकी पावर कम है। ऑब्वियसली यार, कोई अगर काम को देर में कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, भाई उसके में शक्ति कम है, उसकी ताकत कम है, यही तो कहते हैं। अगर कोई ज्यादा देर में कर रहा है तो इसकी शक्ति कम ही आएगी, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 120 से कम, और सारे 120 से कम है, तो अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। खैर शुरू करते हैं। तो मानते हैं मशीन, जो पहली मशीन है उसकी पावर P1 है और उसका जो पावर है वो कितनी है, 120 वाट है, और जो टाइम उसने लिया T1 वो कितना होगा, T1 कितना होगा, वो होगा 20 मिनट्स। ओके, मिनट में ही रख रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली क्वेश्चन है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। P2 हमें बतानी है, T2 जो टाइम वो ले रही है दूसरी मशीन वो है 30 मिनट्स। ओके, तो अब मुझे एक रिलेशन यहां से बनाना पड़ेगा, दैट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल T2 अपॉन T1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए पहली वाली का जो टाइम होगा वो नीचे जाएगा, दूसरी वाली का ऊपर आएगा। ये अब मुझे P2 अगर निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया P1 T1 अपॉन T2, बस इतना सा है। तो 120 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो यहां से अगर मैं P2 आंसर निकालता हूं कितना आता है, 80 वाट आंसर आता है। कितना आता है, 80 वाट का इसमें आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक बिजली की मोटर कुछ वजन उठाने में केबल में
4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, मोटर की शक्ति क्या है? फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें इसने कहा कि एक मोटर है कोई, ठीक है, एक बड़ा सा मोटर बना लेते हैं, ये हमारा क्या है? मोटर है। मोटर के आगे कोई घिरनी लगी हुई है इस तरह से प्लेट। ओके, अब ये जो एक हमारा वेट लगा हुआ है, ये कितना है? अच्छा खासा वेट है, 4500 न्यूटन का। तो अच्छा, ये तो तनाव है, न्यूटन में तनाव है, सॉरी टेंशन है, टी इज इक्वल 4500 न्यूटन है, ठीक है। और हमें ना अभी ये नहीं पता कि मास कितना है, मास छोड़ दो कोई बात नहीं। v जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेट रही है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें बताना है मोटर की शक्ति। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये टेंशन है वो फोर्स के इक्वल है? ये मैंने कल भी बताया था, जो भी रस्सी में तनाव होता है, खिंचाव होता है, वो वही फोर्स है जो मोटर लगा रही है कि नहीं? वही फोर्स है। तो हमें F पता है, हमें V पता है, क्या हम पावर नहीं बता सकते? सबसे स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला आया था P इज इक्वल F इंटू वी का, जो मैंने ही आपको बताया था, पावर इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें फोर्स भी पता है, क्योंकि वही फोर्स जो तनाव आ रहा है रस्सी में, वही तो फोर्स है, ठीक है। और हमें V भी पता है, कितनी स्पीड से वो से लपेट रही है, कितनी वेलोसिटी से वो से लपेट रही है, मोटर चल रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो P बराबर FV, तो P बराबर F कितना है? 4500 न्यूटन, दैट इज 4500 मल्टीप्लाई V से कर दो, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कितना आ गया? 9000 किलो वाट, 9000 वाट आया है, सॉरी 9000 वाट आएगा, क्योंकि ये न्यूटन में है, ये मीटर पर सेकेंड में, किस में आएगा? ये वाट में आंसर आएगा। किस में आएगा? वाट में आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 9 किलो वाट हो गया। अब देख लो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। पहले तो मैंने सोचा था ये होगा 9000, नहीं होगा, ये होगा बी, दैट इज 9 किलोवाट। ओके भाई, इस तरह की चीजें ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा यूनिट वगैरह लेते हैं तो पी की जो ऐसा यूनिट है वाट, उसी में आंसर आता है। ओके, अब चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला 40 मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य कितनी है? ये कह रहे हैं, a man with a mass of 50 kilogram climbs a ladder of 40 steps in 10 seconds. If the height of the each step of the ladder is 0.20 meter, then what is the strength of the man? ठीक है, कुल मिला के तो पावर ही बतानी है। ओके, तो हमें पावर के लिए क्या क्या चाहिए? क्योंकि इसमें भी हाइट की बात हो रही है, तो हमें चाहिए m चाहिए, g चाहिए, h चाहिए, अपॉन t चाहिए, बस ये 4 चीज चाहिए, पावर बता सकते हैं। तो मुझे बताओ m कितना है? m कितना है? 50 किलोग्राम सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ना कोई बॉक्स है ना कुछ है, वो अकेला अपने आप ही चल रहा है, बस। ओके, मुझे बताओ g कितना है? g इन्होंने देखो इस बार दिया 9.8, तो 9.8 ही रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मुझे बताओ हाइट कितनी है? हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा 40 पग वाली सीढ़ी है और प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई 0.20। समझो बात को, मान लो ये एक सीढ़ी है, ये एक लैडर है, ठीक है, इसमें कितने हैं हमारे पास? ये 40 है, ये डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? ये 0.20 है, और ये है कितने? 40 है, तो कितनी होगी हाइट? 40 इंटू 0.2, दैट विल बी 8 मीटर। कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। 0.2 मीटर थी ना, 8 मीटर की हाइट आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं निकालने वाला हूं इसकी पावर, दैट विल बी m इंटू g इंटू h डिवाइड बाई टी, दैट m कितना है? 50 किलोग्राम, g कितना है? 9.8 उसने कहा है, और h कितना है? 8 मीटर डिवाइड बाई टी, टाइम कितना है? कितने सेकंड में चल रहा है? 10 सेकंड में, तो 10 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब इसे काट दिया हमने, तो ये सारा कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 392 वाट। कितना आएगा? 392 वाट। फ्रेंड्स देखो, इसमें g की वजह से ना g 9.8 रखा था, इसलिए 392 आया। अदरवाइज अगर आप 10 रखोगे ना, अगर g बराबर 10 है तो आंसर 400 वाट आना है, लेकिन हमारा 9.8 रखना था, तो इसलिए आंसर आया 392, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रखना, मैंने दोनों से करा था तो आपको बता दिया, क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को स्प्रिंग से लटका देने पर 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होता है, स्प्रिंग की ऊर्जा क्या है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसे मैं, क्योंकि स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना 2-3 जगह पे आता है, एक तो एनर्जी में आता है, एक स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मास वालों में भी आता है, ठीक है, जिसमें लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है, उसमें भी आता है। वो सभी मैं आपके कराने वाला हूं, ठीक है। इसमें अभी और भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें, ठीक। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है, स्प्रिंग से लटका दिया 1 किलोग्राम द्रव्यमान को, मतलब कि एक स्प्रिंग है हमारा इस तरह से, ओके, और इससे एक मास लटका दिया, कितना है? 1 किलोग्राम का मास लटका दिया, ओके।
अब इसमें ना 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न हो गया, वृद्धि हो गई, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ एक्स। ओके, अब हमें बताना है स्प्रिंग की ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा बताने से पहले देखो, ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ना स्प्रिंग की ऊर्जा का, वो होता है U इज इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? कितनी उसमें लेंथ इंक्रीज हुई, कितना खिंचाव उत्पन्न हुआ, कितने खिंचाव उत्पन्न होने के बाद कितनी लंबाई बढ़ गई, वो होती है। तो वो तो हमें पता है, लेकिन हमें के नहीं पता। अब जो यहां से के होता है वो निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है F इज इक्वल के इंटू एक्स का। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन एक्स हो जाएगा। ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं फ्रेंड्स, याद रखे चलिएगा। एक फॉर्मूला F इज इक्वल के इंटू एक्स है, तो के बराबर F इंटू एक्स हो गया, F अपॉन एक्स हो गया। तो के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये भी लिख सकता हूं M इंटू जी अपॉन एक्स, क्योंकि ये लटका हुआ है तो अंडर ग्रेविटी है इसलिए। तो अब मास कितना है? मास बताओ। मास है 1 किलोग्राम। जी कितना होगा? जी में ले लूंगा 10 या 9.8 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर जो है पॉइंट्स में है, तो 9.8 ले लिया। और डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स मेरा क्या है? देखो एक्स है 1 सेंटीमीटर। एक्स बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन हम 1 सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे कि जूल में एनर्जी निकालनी, तो मीटर में रखना पड़ेगा। दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, तो मैंने यहां रख दिया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, क्लियर। अब यहां से जो ये होगा, ये हमारा हो गया 9.8, माइनस की पावर है, ऊपर जाके प्लस 10 टू द पावर 2, दैट विल बी 980 न्यूटन पर मीटर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें ये वैल्यू जो के की है और जो के एक्स की है वो हमें किस में लगानी है? एनर्जी के फॉर्मूले में। तो U बराबर हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर से U बराबर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू के कितना है? 980। ओके, और हमारा x कितना है? दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2, और इसका स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 980 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। तो अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो ये हो गया 490। ठीक है, तो जब ये 490 हो गया, 490 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो यहां से हम अगर आंसर देखें तो पॉइंट में आ रहा है, दैट विल बी, ये हो जाएगा 0.0490 जूल। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो U बराबर कितना आ गया? B इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? B इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये चीज है। तो स्प्रिंग के लिए हमें क्या निकालना होता है? K विच इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये हमें निकालना होता है। तो मैंने इसका सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्प्रिंग वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चैन एक घर्षणहीन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि उसका 1/5 भाग मेज के किनारे से लटका है। यदि चैन की लंबाई L तथा द्रव्यमान M है, तो चैन के लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में किया गया कार्य होगा। फ्रेंड्स, मैं कहूं तो बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लो हमारी एक मेज है ये। ओके, अब इसके एक किनारे से एक चैन लटक रही है। ठीक है, ये चैन है और ये लटक भी रही है। और कितनी लटक रही है? 1/5 हिस्सा, 1/5 पार्ट। ठीक है, पूरी चैन की लंबाई का मतलब पूरी चैन का 1/5, लंबाई का भी 1/5 और मास का भी 1/5। ठीक है, तो मुझे बताओ लटके हुए या हैंगिंग पार्ट की लटके हुए भाग में द्रव्यमान कितना होगा? ये कह रहे हैं पूरी चैन की द्रव्यमान जो है M है। ठीक है, तो लटके हुए द्रव्यमान कितना होगा? M/5 होगा कि नहीं होगा? भाई जितना लटक रहा है तो पूरे भाग का डिवाइडेड उतने से ही हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो M into 1/5 दैट इज M/5। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है? भाई लटका हुआ भाग कितना है? 1/5, तो लंबाई भी कितनी होगी? L/5। ये दोनों चीज किसकी है? लटके हुए भाग की, जो नीचे लटक रहा है। अब इसको ऊपर खींचना है, इसको ऊपर खींचना है, तो कितना ऊपर हमें खींचना पड़ेगा? ध्यान देना, इसमें हमें निकालना पड़ेगा लंबाई अप टू द सेंटर, इसके केंद्र बिंदु तक, इस पूरी के केंद्र बिंदु तक। ठीक है, तो इसका सेंटर कहां रहेगा? ठीक है, इसका सेंटर कहां रहेगा? अब हम क्या निकालना है? देखो, लटकी हुई चेन का केंद्र बिंदु, ठीक है, वो कहां होगा? भाई जो लंबाई है, लंबाई के आधे में ही तो होगा।
लंबाई के आधे में ही तो होगा, क्योंकि किसी भी चीज का केंद्र बिंदु कहाँ होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में। अब लटकी हुई चैन का केंद्र बिंदु कहाँ होगा, उसके लंबाई में। तो लटकी हुई चैन दैट इज l/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना हो गया l/10। अब इतनी लंबाई को ही हमें ऊपर खींचना पड़ेगा, समझ लो, बस इतने में हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कार्य बराबर क्या होगा बताओ, क्योंकि हाइट है, ऊपर खींच रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, m इंटू जी इंटू एच, जी इंटू एल, सॉरी यहाँ पे लंबाई है तो एल आ गया। ओके, क्लियर चीज समझ में आई, m इंटू जी इंटू एल। अब l, ये सारे लटके हुए भाग की बात बता रहा हूं मैं, m डैश कह दो चाहे कुछ भी कह दो, ठीक है, लटके हुए भाग की बात है। तो m कितना आएगा, m/5, ठीक है, g हमारा g ही रहेगा, l कितना आएगा, l/10 आएगा फ्रेंड्स, l/10 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा mgl/50, mgl/50। तो कौन सा आंसर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। क्लियर हुआ, ये चीज इसमें हमें करनी है। तो जब भी हमारी किसी चेन का लंबाई वाला भाग अगर हो तो लटका हुआ भाग हो, तो ध्यान रखना जो खींचने के लिए जो एनर्जी लगती है वो उसके आधे भाग के तनाव के जितनी लगती है। अगर वो वैसी है कि मतलब उसको बिल्कुल इक्वल वेट वाली है तब, इक्वल वेट वाली है तब, ठीक है। तो ये चीज, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेता है। ट्रक के इंजन द्वारा कृत कार्य है, हमें जूल में बताना है। अब जूल में बताना है तो देखो किलोग्राम में मास है, 2 मिनट है, कोई बात नहीं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये कह रहा है हमारे पास स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितनी है, 36 है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी u बराबर कितनी है, 72 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा किस में, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी हो जाएगी ये बताओ, ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी मेरी अब आ गई अपनी जो टर्म्स में मुझे चाहिए। ओके, कार्य बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कार्य को मैं यहाँ एक तरह से और निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी देखो अब तक हमने जो कार्य निकाला ना, क्योंकि हम हाइट के अकॉर्डिंग खींच रहे थे तो हम mgh के अकॉर्डिंग निकाल लेते, यानी कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते। यहाँ पे चलती हुई ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं कार्य को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन हेयर विल बी इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी वर्क यहाँ पे हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, है ना। अब मैं दोनों से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, इनिशियल स्पीड से कितनी है, फाइनल स्पीड से कितनी है, और जो इनका डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ ke1, ke1 का मतलब क्या हुआ, हाफ m u का स्क्वायर, किसका, u का, इनिशियली कितनी है, तो हाफ इंटू m कितना है 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाई u का स्क्वायर दैट विल बी 10 का स्क्वायर। तो यहां से जो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 50,000 जूल्स की एनर्जी आ गई, 50,000 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियली, जो वो स्टार्टिंग में एक्वायर करता है। अब उसकी चाल बढ़ गई, अब मैं दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर से, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वाले से। तो हाफ इंटू मास दैट इज 1000, वी स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर। तो यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी 2 लाख, कितनी आ जाएगी 2 लाख जूल्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे पता है इनिशियली कितनी हुई और वेलोसिटी बढ़ाने के बाद कितनी हो गई। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं वर्क निकाल सकता हूं, वर्क विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी k2 माइनस k1, ठीक है, ये k2 माइनस k1, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी बताओ, 2 लाख हमारी फाइनल हुई, बाद में हुई, माइनस करनी है 50,000 जो हमारी पहले थी इनिशियली, तो ये कितनी हो जाएगी 1,50,000 जूल्स की एनर्जी का चेंज आया। आंसर है इसमें, आंसर तो नहीं है, फर्स्ट आंसर हो सकता है, तो ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁵, यही हो गया फर्स्ट आंसर, क्योंकि बिल्कुल जीरो जो है हमारी 5 पॉइंट आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब आप देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, वर्क के बेस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, पावर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दी 15। फ्रेंड्स इस चैप्टर का एक वीडियो और आएगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हैं जो रह रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 5 में 15 क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 6 आएगा इसी चैप्टर का जिसमें हम 15
या 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। सेकंड थिंग, एक और ऐप पे हम आज आ चुके हैं, टीचमेंट ऐप पर, वहां से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।